everyone, a very good evening to all of you. I hope you all are doing well. सो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है इसके अंदर ये आपको रिकॉर्डिंग में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। मेनली ये जो क्वेश्चंस थे आपके मार्च 2023 कॉमर्स शिफ्ट के, तो ये हम यहाँ पर सॉल्व करे थे पेपर 1 के। तो ये क्लास सेकंड है आपकी। इससे पहले जो कॉमर्स शिफ्ट के हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है वो टोटल 38 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। आज उसके आगे के क्वेश्चन है, तो उसके आगे के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 31 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनियम्स मैचेस इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म। आपको क्वेश्चन नंबर 31 के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सा वाला एक्रोनियम यहाँ पर आपको गलत दिया हुआ है, तो ये आपको डिफाइन करना है। तो उस केसेस में एटीएम मतलब क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सिम क्या है, यहाँ पे जो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर, या जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो इसमें आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट, थर्ड। यानी कि इसमें जो गलत है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सेंसर है, क्योंकि ये जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, सेंसर नहीं। तो आप एटीएम की फुल फॉर्म देखेंगे तो एटीएम क्या है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, सेल्फ सर्विस बैंकिंग आउटलेट है। सिम आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के अंदर आता है और सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कहलाता है। जीआईएस आपका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर कैप्चर करता है, स्टोर करता है, चेक करता है, डिस्प्ले करता है डेटा को। जीपीएस आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जो कि सैटेलाइट नेविगेटिंग सिस्टम आपका कहलाता है, जिसको यूज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राउंड पोजीशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स को। सिमिलरली आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका पहले वाले से अलग है। अब इसमें आपको एक्रोनियम नहीं बताना, मेनली इस केस के अंदर आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल बताना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, इसके अंदर आपको अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ इसमें फिल करने हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसमें कह रहा है कि द ब्राउजर रिक्वेस्ट द डैश टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग इट्स डैश that is sent and a check is performed to see if it's dash, if it is dash sends a dash back to the web server। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है, तो वो आपको पूरा कंसेप्ट बताना है। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, तो आप सोच के बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सेकंड। ये क्या कहता है, ऑथेंटिक ब्राउजर सर्टिफिकेट सिग्नल वेब सर्वर्स में सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है वेब सर्वर। यानी कि ब्राउजर पहले रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, और वेब सर्वर को उसको रिक्वेस्ट करता है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास फिर आपका सी आता है। यानी कि जब वेब सर्वर रिक्वेस्ट हुआ तो फिर आपका सर्टिफिकेट आया, फिर सर्टिफिकेट देने के बाद फिर वो यहाँ पर आपका जो इंफॉर्मेशन ये बताता है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो वो ऑथेंटिसिटी डिफाइन की जाती है। फिर ब्राउज़र से यहाँ पर सेंड किया जाता है बैक टू दी सिग्नल। तो ये ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में आपको बताएं। तो जो ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में आपकी जो ये लेयर है किसके अंदर आती है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में। दिस वाज द टॉपिक जो मैंने डिटेल में आपको यूनिट कम्युनिकेशन के अंदर समझाया था, आईसीटी के अंदर समझाया था, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो इस ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर आपके सभी तरीके की लेयर्स आती है। कौन कौन सी लेयर्स है, 7 तरीके की लेयर्स है। फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ओएसआई ने टेलीकम्युनिकेशन को 7 लेयर्स में डिवाइड करा है, जिसमें फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर आती है। फिजिकल लेयर टॉक्स अबाउट व्हाट, जिसके अंदर आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिग्नल में, मीडिया में, ट्रांसमिशन से होती है, बिट्स में। तो डेटा की एनकोडिंग, डेटा का ट्रांसमिशन, फिजिकल मीडियम ट्रांसमिशन यहाँ पे करते हैं, जिसमें बाइनरी सिस्टम में आप इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। तो फिजिकल लेयर सबसे लोवेस्ट लेयर हमारी ओएसआई मॉडल की कहलाती है, जो कंसर्न करती है विद द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अ अनस्ट्रक्चर्ड रॉ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम। तो ये डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल फंक्शन इंटरफेसेस। दूसरा हमारे पास जो लेयर है जिसको डेटा लिंक लेयर कहते हैं। डेटा लिंक लेयर हमारी एक इस तरीके की लेयर है जो ट्रांसफर करता है डेटा फ्रेम्स को एक नोड से दूसरे नोड पे। अब वन नोड टू सेकेंड नोड में अगर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा तो ये फ्रेम ट्रैफिक कंट्रोल होगा, फ्रेम सीक्वेंसिंग होगा, फ्रेम एक्नॉलेजमेंट होगा, फ्रेम डिलिमिटिंग होगा,
लिंक स्टैब्लिशमेंट होगा यहाँ पर, और फिर बाद में जाके एरर चेकिंग करने के बाद मीडिया एक्सेस मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है नेटवर्किंग नेटवर्क, जो नेटवर्क लेयर है। नेटवर्किंग के अंदर जो नेटवर्क लेयर आपके पास यहाँ पे जो बताई गई है, इस केस में हमारे पास यहाँ पर नेटवर्किंग का पार्ट आता है जिसमें राउटर से हम कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क लेयर के अंदर जो फंक्शनल प्रोसीजर मेंस होता है ट्रांसफर करने का वेरिएबल लेंथ डेटा सीक्वेंसेस को एक सोर्स से दूसरे सोर्स में। नेटवर्किंग के अलावा एक यहाँ पर जो आप करते हो पॉसिबल नेटवर्क, तो वो नेटवर्किंग का जो मेन जरिया वो आपका इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है कि किस तरीके से आप उसके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाए, क्या डेटा का फ्लो कंट्रोल हो, सेगमेंटेशन हो, डीसेगमेंटेशन हो, एरर कंट्रोल हो, तो ये सारे कंसेप्ट चलते हैं। फिफ्थ आपका सेशन लेयर होता है, और सेशन लेयर ये एस्टैब्लिश करता है कि आप प्रॉपर तरीके से जो एक इंफॉर्मेशन दूसरे पाथ की तरफ जाना चाहते हो वो सक्सेसफुल तरीके से सेंड हो जाए। तो सेशन लेयर के अंदर इसका मेन जॉब होता है सर्विस रिक्वेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना और रिस्पॉन्सेज लेकर आना बिटवीन द होस्ट एंड एप्लीकेशंस। और लास्ट आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें देखो क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस जो है हमारी, क्या आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट करती है एनवायरनमेंट को जिसको यूज़ किया जाता है टू अ फीलिंग ऑफ बीइंग देयर, वेयरएस विजुअली जो आपकी जो वर्चुअल रियलिटी लर्न्स करता है फ्रॉम द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा सेकंड है, वो इसलिए दोनों ही गलत है। वो क्योंकि आर्टिफिशियली तरीके से क्रिएट करता है एनवायरनमेंट को, फीलिंग होता है ऑफ बीइंग देयर, बट वर्चुअली रियलिटी लर्न करता है फ्रॉम चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। नो, वर्चुअल रियलिटी लर्न नहीं करता फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। मेनली वो क्या करता है यहाँ पर एक वर्चुअल सिमुलेशंस प्रोवाइड करता है। रियल लाइफ जो एक सिमुलेशंस है हमें वर्चुअली तरीके से वो दिखते हैं, हमें ऐसा लगता है दैट वी आर बीइंग द पार्ट ऑफ इट, नॉट ओनली फ्रॉम द लर्न्स फ्रॉम चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्या जो डॉट मैट्रिक्स होता है, अनलाइक डॉट मैट्रिक्स जो इंकजेट मैट्रिक्स होता है, क्या वो लेजर जो प्रिंटर्स की तरह यूज नहीं करता है? इनको गलत है, दोनों ही लिंक को यूज करते हैं, बस फर्क होता है इंप्रेशन का। इंप्रेशन नहीं पड़ता लेजर में, जो डॉट मैट्रिक्स में इंकजेट प्रिंटर्स में इंप्रेशन पड़ता है पेज पे प्रिंटिंग के दौरान, लेकिन यहाँ पर नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, Which of the following are the main benefits of networking computers and devices rather than using a number of stand-alone computers? तो इसमें आपको बताना है कि मेन बेनिफिट्स क्या है नेटवर्किंग कंप्यूटर्स के और डिवाइसेस के, रादर देन यूजिंग अ नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। सिर्फ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स के अलावा अगर हम यहाँ पे नेटवर्किंग कंप्यूटर्स का यूज करें तो उसमें क्या लाभ है? क्या डिवाइसेस जो होते हैं जैसे कि प्रिंटर्स, उसको शेयर किया जा सकता है तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। लाइसेंसेस यहाँ पे रन करते हैं सॉफ्टवेयर की नेटवर्क्स पे, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर चीपर होता है, लाइसेंस का यूज़ नहीं होता। यूज़र कैन नॉट शेयर द फाइल्स एंड डेटा, या एक्सेस जो होता है आपका इंफॉर्मेशन का रिलायबल डेटा में होता है। तो क्या है? तो हियर द राइट आंसर द क्वेश्चन इज 4। ए बी सही है लेकिन सी गलत है। यूजर कैन नॉट शेयर फाइल्स, नो, यूजर कैन शेयर फाइल्स बोथ इन स्टैंडअलोन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग कंप्यूटर्स। तो हमारे पास डिवाइसेस जो होते हैं हमारे मेन बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर के, वो ये होता है डिवाइसेस कंप्यूटर्स यहाँ पर शेयर करे जा सकते हैं और कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। लाइसेंसिंग जो होती है रन करना सॉफ्टवेयर को नेटवर्क में, वो चीपर होता है देन बाइंग द लाइसेंस ऑन दी स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। तो एकदम ठीक कह रहा है। नेक्स्ट देखो, इसमें डिस्क का डीफ्रैगमेंटर, डिस्क फॉर्मेटर, डिवाइस ड्राइवर एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इसके अंदर एक तरफ कंप्यूटर की टर्म्स दी हुई है और दूसरी तरफ उसके डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। तो अगर कंप्यूटर की टर्म्स देख रहे हैं डिस्क फ्रैगमेंटिंग, तो ये इसका मतलब क्या है? तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपके पास सेकंड होगा, यानी कि जो डिस्क डीफ्रैगमेंटर है ये क्या करता है? ये यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, यूटिलिटी दैट रीऑर्गेनाइजेस द सेक्टर्स ऑन अ हार्ड डिस्क सो दैट फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन अ कंटीजियस डेटा ब्लॉक्स। तो हमारे पास इसका ए का थर्ड। डिस्क फॉर्मेटर क्या है? ये एक यूटिलिटी है, यूटिलिटी जो प्रिपेयर करी जा रही है डिस्क को अलाउ करने के लिए, स्टोर करने के लिए डेटा को। डिस्क फॉर्मेटर एक डिवाइस ड्राइवर है जो आप सभी यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर चल रहे हैं,
जैसे कि सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेट्स करता है ओएस के साथ और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है यहाँ पर फॉर्मेट के डिवाइस के अकॉर्डिंग। और सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर जो डेटा स्टोरेज के लिए मदद करती है, स्टोरेज मीडिया विद नो मूविंग पार्ट्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी कहलाती है। नेक्स्ट है डॉप्सन किसकी यूनिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था डॉप्सन के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट्स, तो what should be the right answer? So here the right answer of the question is stratospheric ozone. डॉप्सन यूनिट मोस्ट कॉमनली तरीके से यूज किया जाता है ओजोन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। ओजोन की कंसंट्रेशन को यहाँ पर मेजर करने के लिए जो डॉप्सन यूनिट का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर डॉप्सन यूनिट में अगर हम बात करें तो एक डॉप्सन यूनिट का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ओजोन के, वो रिक्वायर्ड करते हैं क्रिएट करने के लिए लेयर ऑफ प्योर जोन जो 0.01 आपकी मिलीमीटर्स के थिक होती है। और जो टेम्परेचर होता है इसका वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर इसका 1 होता है ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट। डॉप्सन यूनिट यानी कि अगर एक डॉप्सन यूनिट की बात करें तो इसके अंदर 2.69 10⁻16 ओजोन मॉलिक्यूल्स इंक्लूड होते हैं फॉर एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। और ये एक तरीके की स्लैब फॉर्म करता है जो 3 mm थिक होती है, कॉरेस्पॉन्ड करती है 300 डॉप्सन यूनिट्स की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है? फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सोलर सेल्स किस पे बेस्ड है? ओनली इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, ओनली ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, ओनली क्रिस्टल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, या हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स? So here the right answer of the question should be what? Fourth, hybrid structure of inorganic semiconductors and electrolyte. तो फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसे जंक्शन पे बेस है जिसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर होते हैं, जनरली लिक्विड की फॉर्म में। यहाँ पर सुटेबल रिडॉक्स कपल्स होते हैं। 2 तरीके के टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे यूज करे जाते हैं कन्वर्जन के लिए, एक तो फोटो वोल्टिक सेल्स और फोटो इलेक्ट्रोसिंथेसिस सेल, ये आपको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी किस लिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अब ये डिफरेंट तरीके के आपके प्रोटोकॉल्स है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका ईयर पूछते हैं। ये जो टॉपिक है मैंने उड़ीसा एसएसबी वाली क्लास में भी आपको कराया था, उड़ीसा एसएसबी की जो क्लास हुई थी लेक्चरशिप की, तो जहाँ पे हमारे पास एनवायरमेंटल कंसेप्ट था, एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो कंसेप्ट था, वहाँ पर हमारे पास बताया गया था कि डिफरेंट तरीके के जो प्रोटोकॉल्स है आपके वो कौन कौन से हैं। और इनफैक्ट जो हम यहाँ पर एनवायरमेंट डेवलपमेंट की बात करें हैं, एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें हैं, तो उस केस के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट वो डेवलप किए गए, अलग अलग प्रोटोकॉल्स क्या है, तो उसका ईयर हमारे पास एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे मॉनिटर प्रोटोकॉल का जो ईयर आपको बताना है, मॉनिटर प्रोटोकॉल का जो ईयर आपको दिया है उसका तीसरा है, 1987 में आया है। रियो समिट का जो ईयर आपको दिया है वो 1992 में आया है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो ईयर है वो 1997 में है, और पेरिस एग्रीमेंट का 2015 में है। तो ये अकॉर्डिंग टू अगर देखें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो एक डिफाइन किया, जैसे कि रियो समिट आपकी हुई थी, रियो समिट 1992 में हुई थी। रियो समिट जो 1992 में थी, जिसके अंदर 27 प्रिंसिपल्स एनवायरनमेंट के डेवलप किए गए थे, और 27 एनवायरनमेंट के जो प्रिंसिपल्स डेवलप करने के साथ साथ रियो समिट का जो मेन कंसेप्ट था एनवायरनमेंट का और उसका डेवलपमेंट का, पर्यावरण और विकास, जिसमें ह्यूमन यहाँ पर सेंटर बनेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, और ह्यूमन यहाँ पर हेल्थी प्रैक्टिसेस को अपनाएगा ताकि एनवायरनमेंट सस्टेनेबल तरीके से काम कर सके। एक एजेंडा 21 भी आया। एजेंडा 21 आपका यहाँ पर बनाया गया था, जिसके अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल्स पे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस या जिसमें सभी तरीके की गवर्नमेंट्स है अराउंड द वर्ल्ड, वो एक प्रॉपर एक्शन प्लान लेकर आ सके और वहाँ पर अपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल तरीके से डेवलप कर सके। साथ के साथ जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको हटाए, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करे, रिसोर्सेज को कंजर्व करे और इम्प्लीमेंटेशन करे यहाँ पे प्रॉपर। जो आपके पास यहाँ पे यूएनएफसीसी आया था, ये यूएनएफसीसी जो बनाया गया था, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया था, ये बाय द सिग्नेचर ऑफ अर्थ समिट 1992 में आया था। सीबीडी की बात करें यहाँ पर,
तो सीपीडी यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका डिफाइन किया, जिसके अंदर दो तरीके के प्रोटोकॉल आते हैं, एक कार्टेजिरा प्रोटोकॉल, एक नोगोया प्रोटोकॉल और एक आईची टारगेट्स, तीन तरीके के कंसेप्ट आते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने जो अकॉर्डिंग टू दी कंसेप्ट आपसे पूछा है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में है, तो बायोडाइवर्सिटी 1992 में आपका आया, ठीक है। मॉनिटर प्रोटोकॉल आपका जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया गया 2015 के अकॉर्डिंग आया, ठीक है, आप इसमें देखेंगे सिलेबस ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मॉनिटर प्रोटोकॉल अगर आपका डिफाइन किया तो वो 1987 में आया। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया। रियो समिट आपने देख लिया 1992 में आया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये हो गया क्लियर। आगे देखें, आगे हमारे पास और क्या क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसके अंदर आपको बताया है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशंस क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशंस किसको लीड करता है? यानी कि समुद्र के तापीय प्रसार अगर होता है, बढ़ता है, तो उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स या सी लेवल राइज। तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी लेवल राइज, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशंस। नेक्स्ट है वेस्ट स्टेबलाइजेशन पाउंड क्या होते हैं? अब देखो यहाँ पर जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पाउंड है इसकी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन एंड कंसेप्ट बताया है। वेस्ट स्टेबलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो एनारोबिक जोन में आपके सभी तरीके का जो ऑर्गेनिक एसिड्स एक्सेट्रा यहाँ पे डेवलप होते हैं। एक एरोबिक जोन होता है। एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इसके अंदर जितना भी आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन है, या फिर इसके अंदर जो गैसेज है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एनारोबिक गैसेज है वो डेवलप है। एरोबिक के अंदर क्या है कि जिसके अंदर आपके यहाँ पर सभी तरीके के एयर जो गैसेज है वो इंक्लूडेड है। सन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेस्ट के जो स्टेबलाइजेशन करने में। तो यहाँ पर वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट्स में आपके पास मेनली ऑक्सीडेशन पॉइंट्स होते हैं। ये हमारी मदद करता है जितने भी पैथोजेंस है उस यहाँ पे यूज करते हैं टू रिमूव द पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट्स। नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ये डिफाइन किया था वेस्ट स्टेबलाइजेशन में। नाउ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अ चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है क्या जो गवर्नर होता है, क्या वो जो स्टेट का गवर्नर क्या वो चांसलर होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है हमारी डिजाइन की जाती है विद देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हु इज द चांसलर ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी? चांसलर कौन होता है डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का? तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, हमारे पास जो बताया गया है वो है फोर्थ। फर्स्ट गलत है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है बाय स्पॉन्सरिंग बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, और वो हमेशा चेंज होते हैं। इनको नॉमिनेट किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो इसके अंदर आपका चांसलर गवर्नर नहीं होता, तो ये आपका गलत है। और दूसरा इसमें कह रहा है कि इस केस में आपका सेकंड कि डीम्ड यूनिवर्सिटी डिजाइन की जाती है अपने खुद के सिलेबस को, तो एकदम ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या बताया, दीक्षा। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म दीक्षा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर नॉलेज शेयरिंग, डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, या डिजिटल इंस्टीट्यूशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट? फर्स्ट, digital infrastructure for knowledge sharing. Now, which of the following are the key ingredients of quality in service teacher education training? तो इनमें जब हम क्वालिटी की बात करें इन सर्विस में, द टीचर इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, तो उस केसेस में टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स का हम यूज करेंगे? तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, असेसमेंट यहाँ पर, या असेसमेंट, डेवलपमेंट या असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट एंड आउटकम। तो जब इन सर्विस की बात करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ बन जाएगा, मतलब सारी चीजें आ जाएगी। प्रिपरेशन भी करना, असेसमेंट भी करना, डेवलपमेंट भी करना अप्रोप्रिएट करिकुलम मॉड्यूल्स को, और असेसमेंट भी करना इम्पैक्ट को और आउटकम को ऑफ द ट्रेनिंग।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। अब ये जो क्वेश्चन था एनईपी का हमने सेशन किया था 2020, तो एनईपी के 2020 सेशन में हमने जिसको डिटेल में समझा था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस HEIs जितने भी है वो क्या इस्टेब्लिश करेंगे, तो पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक्सेस, इक्विटी और इंक्लूजन हो सके। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वर पुट फॉरवर्ड बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की जो बात करी जा रही है यहाँ पर, जिसमें हम राधा कृष्ण कमीशन की बात करते, तो उस समय अपॉइंट की गई थी इंडिपेंडेंस पे, आफ्टर द इंडिपेंडेंस बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो उन्होंने मेडिकल एजुकेशन के कंसर्न में क्या कहा था कि मेडिकल कॉलेजेस को एडमिट करना चाहिए अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन यहाँ पे स्पेशल रेफरेंसेस देनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री ऑफ कोर्सेज मेडिसिन में हो, मोर इम्पोर्टेंस दे पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग नर्सिंग को, या देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ 10 बेड्स पर स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द मेडिकल कॉलेज। सो ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके लिए न्यू है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे पास फोर्थ होगा, सारी चीजें आती है इसमें, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट कंसेप्ट। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसके क्वेश्चंस करे। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ तक आपकी जो कॉमर्स की जो शिफ्ट है पेपर 1 की वो फिनिश होती है। सेशन कैसा लगा, अपने जो फीडबैक है जरूर बताना। ऑल्सो आपका ये कोर्स है जो आपका लाइव है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो 6 मंथ्स का कोर्स आपका है, आप इसके अलावा आप 9 मंथ के कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, विच विल बी एक्सेसिबल टिल 31st 2024 तक ये कोर्स आपका एक्सेसिबल होगा। तो आप डायरेक्टली मेरे ऐप के थ्रू जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, विच इज़ ऑन गोइंग। ऑल्सो 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप उस क्रैश कोर्स को भी ले सकते हैं फॉर 3 मंथ्स, सितंबर टू दिसंबर तक का जो है आपका प्रॉपर। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो दिसंबर का एग्जाम है आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ कोर्सेज, so you can directly contact me on 9821717461. And do like the session, share with your friends too, and subscribe my channel. Thank you so much everyone. Stay blessed.